सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ है, इसके अंदर हम बजट से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है हम लोग डिस्कस करेंगे और अपकमिंग सेशन में बाकी क्वेश्चंस भी वी विल डिस्कस रिलेटेड विद बजट। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आप मुझसे जुड़ सकते हैं अकेडमी में। कई सारे जो मेरे कोर्सेस अभी करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, मार्च में भी वो लॉन्च होगा और मार्च में आपका IR और साइंस एंड टेक का कोर्स होगा। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, बैच कोर्सेस हैं आपके। तो करना क्या है, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SPLIVE। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। ये जो रिडक्शन है अमाउंट में, ये 1 मार्च से 5% का रिडक्शन ही होगा मात्र। अगर आप प्लान कर रहे हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अभी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम के लिए आपका ऑप्शनल है GS दोनों का ही पढ़ना होता है। प्रीलिम्स मेंस स्पेसिफिक कोर्सेस हैं आपके, इंडिविजुअल कोर्सेज बैच कोर्सेस हैं। 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे जितने कोर्सेस हैं वो आप तो कर ही सकते हैं, साथ में दूसरे सभी कोर्सेस आपके लिए फ्री होंगे। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 of the Indian Constitution, the Union Budget of a year, also referred to as annual financial statement, is a statement of the estimated receipt and expenditure of the government for that particular year. Union Budget keeps the account of the government's finance for the fiscal year that runs from 1st April to 31st March. The budget, which is presented by means of finance bill and appropriation bill, has to be passed by the Lok Sabha before it can come into effect on 1st अप्रैल। अब देखो, ये काफ़ी सारे बेसिक पॉइंट जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो, इन जर्नल या बेसिक इकोनॉमी में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, बट फिर भी ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 है, तो ये आर्टिकल 110 नहीं है, आर्टिकल 112 है। और इसके अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन बजट ऑफ द ईयर, जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये सरकार के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर ईयर के लिए वो हाईलाइट करता है। यूनियन बजट इट ऑल्सो कीप्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस को ध्यान रखना। एक पर्टिकुलर जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल जो आपका ईयर है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। The budget, which is presented by means of finance bill and appropriation bill, has to be passed by Lok Sabha before it can come into effect on April 1st. तो यहाँ पे appropriation bill के तहत जो अमाउंट पास कराया जाता है, जैसे जो भी अमाउंट डिमांड फॉर ग्रांट की तरह रूप में प्रेजेंट किया जाता है बजट के द्वारा, तो वो पार्लियामेंट का एक अप्रूवल हो जाता है और आपको अप्रोप्रिएशन जो बिल है वो पास होता है और जो अमाउंट है वो सैंक्शन पार्लियामेंट की तरफ से आपका हो जाता है सर्टेन एक्सपेंडिचर के लिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। तो ये पहला स्टेटमेंट में ये आर्टिकल जो है दैट इज़ रॉन्ग। आर्टिकल 110 जो मेंशन्ड है, यहाँ पे आर्टिकल 112 होगा। जो आंसर आपका होगा, द आंसर इज D, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बजट प्रपोजल ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के जो प्रपोजल है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट भी है, जैसे हेल्थ के ऊपर हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि हेल्थ में अगर एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करनी है तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी खास तौर से, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रखा है हेल्थ सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है, उनके द्वारा जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जो ऑफर्ड हैं वो भी आप कह सकते हो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ज़्यादातर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर हायर है तो अफोर्डेबिलिटी पार्ट आपका इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट विल अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938 टू इंक्रीज द परमिशेबल FDI लिमिट फ्रॉम 26 to 49%, allow foreign ownership and control with safeguards. The majority of directors on the board and the key management persons would be resident Indians, with at least 50% of the director being independent director. आपको करेक्ट बताना। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो इंक्रीज है दैट इज़ 49% to 74%। ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहले जो 49% था अभी 74% तक हो सकता है। मतलब इवन ओनरशिप भी
ली जा सकती है। मतलब अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ पे जो अराउंड वी कैन से जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ अप टू 74%। तो 51% के ऊपर जो भी है वो आपका वी कैन से वहाँ पे जो ओनरशिप भी आ सकती है। फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफ गार्ड, फॉरेन ओनरशिप आपके अलाउ कर रहे थे। अगर आप इसको ये क्लियर है आपको तो यू कैन ईजिली कंक्लूड कि इट विल अलाउ फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफ गार्ड। मेजोरिटी ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं ऑन द बोर्ड एंड की मैनेजमेंट पर्सन वुड बी रेसिडेंट इंडियन। ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपके और जो की मैनेजमेंट पर्सन है वो ज़्यादातर इंडियन रेसिडेंट इंडियंस होंगे विथ एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको करेक्ट बताना है तो आंसर जो होगा दैट इज़ यहाँ पे अगर जो आंसर है दैट इज डी 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनियन बजट 2021-2022 प्रपोजेस टू क्रिएट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की जो बात की गई है इस बजट 2021-2022 में, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग्स द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, टू इन्हेंस प्राइमरी मार्केट लिक्विडिटी। The proposed body would purchase investment grade debt security both in stressed and normal time and help in the development of bond market. Mainly we can say जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उससे रिलेटेड ये आपका एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की गई है। सो यहाँ पे टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टिसिपेंट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो अनस्टेबल हो उस समय जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। उसके अलावा टू इन्हेंस प्राइमरी मार्केट लिक्विडिटी, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट है जैसे जो शेयर मार्केट है या कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी है तो ये गलत है। द प्रपोज बॉडी विल परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटी बोथ इन स्ट्रेस्ड एंड नॉर्मल टाइम्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड मार्केट। तो जो प्रपोज्ड आपका जैसा परमानेंट इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है इसके तहत जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं वो परचेस की जाएंगी बोथ स्ट्रेस टाइम में मतलब जब अनसर्टेनिटी हायर है और नॉर्मल टाइम्स में भी। तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द बॉन्ड मार्केट के डेवलपमेंट के लिए हेल्प भी मिलेगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है प्राइमरी मार्केट, इट विल बी सेकेंडरी मार्केट, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर है दैट इज 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बजट प्रपोजल टू बूस्ट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर। एडिशनल capital infusion of 1000 crore to Solar Energy Corporation of India, 1500 crore of Indian Renewable Energy Development Agency। करेक्ट आपको बताना। तो एडिशनल जो कैपिटल इन्फ्यूजन है 1000 करोड़ का टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली बहुत ज़्यादा सरकार के द्वारा भी प्रयास है नॉन कन्वेंशनल या आप कह सकते हो कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी तरफ एम्फोसाइज करने के लिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1000 करोड़ टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इतना कैपिटल का इन्फ्यूजन है। 1500 करोड़ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। आंसर आपका होगा बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस। Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh to 5 lakh for bank customers. This year, moving amendment, if a bank is temporarily unable to fulfill its obligation, the depositors of such a bank can get easy and time-bound access to their deposit to the extent of the deposit insurance cover. For non-banking financial companies with minimum asset size of 1000 crore, the minimum loan size eligible for debt recovery is proposed to be reduced from the existing level of 500 lakh to 200 lakh. तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब जैसे अगर आप बैंक में कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे उसको इंश्योर करना। तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर 1 लाख से 5 लाख फॉर बैंक के कस्टमर के लिए इंक्रीज किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर देखा जाए इस साल मूविंग अमेंडमेंट, इफ़ अ बैंक इज टेम्परेरीली अनेबल टू फुलफिल, अगर बैंक अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, डिपॉजिटर ऑफ अ सच बैंक कैन गेट इजी एंड टाइम बाउंड एक्सेस टू देयर डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, जितना आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है। सो इवन इफ अ बैंक इज टेम्परेरीली अनेबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, अगर
अपने ऑब्लिगेशन को बैंक फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसके बावजूद भी डिपॉजिटर्स के पास, डिपॉजिटर्स जो भी ऐसे बैंक हैं जो बैंक अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन में भी इजी और टाइम बाउंड मैनर में उसे अपने डिपॉजिट को वो एक्सेस कर सकता है। वो इतना अमाउंट को एक्सेस कर सकता है जितना डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है। For non-banking financial companies with minimum asset size of 1000 crore, the minimum loan size eligible for debt recovery is proposed to be reduced from existing level of 500 lakh to 200 lakh। तो यहाँ पे क्या है कि ये 500 लाख इतना, ये 50 लाख से 20 लाख से 50 लाख आपका किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, जिनकी मिनिमम एसेट साइज है यहाँ पे 1000 लिखा है, तो इट इज़ 100 करोड़। द मिनिमम जो लोन साइज है जो कि डेट रिकवरी के लिए एलिजिबल है, ये प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 लाख से टू 20 लाख। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सो ये स्टेटमेंट आखिरी गलत है। आंसर जो होगा दैट इज़ 1 and 2। Consider the following statements about budget proposal to revise the definition under the Companies Act 2013 for small companies by increasing their threshold. Paid up capital from not exceeding 10 lakh, not exceeding 1 crore. Turnover from not exceeding 2 crore to not exceeding 20 crore. तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे लिखा है कि पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लाख टू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो ये आपका है 50 लाख जो पेड अप कैपिटल है फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। और टर्नओवर पेड अप कैपिटल आपका इतना है, टर्नओवर आपका है नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ टू नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़। ये दोनों स्टेटमेंट आपके, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही आंसर आपका बी होगा। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन प्रपोजल टू रिवाइज द डेफिनेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर स्मॉल कंपनीज। ठीक है, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड आपका पेड कैपिटल इतना चेंज किया गया, टर्नओवर जो टर्नओवर है कंपनी का वो उसको ये डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, और जो इस रेंज में आएंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनीज। तो ये भी आपको याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बजट प्रपोजल टू बेनिफिट स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। Proposes to incentivize the incorporation of one-person companies by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing one-person companies conversion into any other type of company within 1 year, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up one-person company from 182 days to 120 days। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, when you talk about the step taken और proposed budget में है to benefit startups and innovators। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है allowing one-person companies conversion into any other type। तो एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम यहाँ पे लिखा है टू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी विद इन 1 ईयर। 1 ईयर नहीं, किसी भी समय ये किया जा सकता है। तो जैसे एक पर्सन उसने एक कंपनी खोली, फिर वो चाहता है कि दूसरे टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर, तो जब चाहे वो कर सकता है। उसके बाद इंसेंटिवाइज करना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1-person कंपनी बाय अलाउिंग 1-person कंपनीज टू ग्रो विदाउट एनी, वो 1-person कंपनी इजीली ग्रो कर सकती है बिना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू कितना कैपिटल, कितना टर्नओवर होना चाहिए। रेजिडेंसी जो लिमिट आपकी रखी गई है टू सेट अप इन 1-person कंपनी फ्रॉम, उसको रिड्यूस किया फ्रॉम 182 डेज से 120 डेज। तो यहाँ पे करेक्ट देखा जाए तो करेक्ट आपका है दैट इज बी 1 and 3। Consider the following statement about disinvestment and strategic sale. Proposed to take up the privatization of 5 public sector banks and 1 general insurance company in the year 2021-2022. Proposed to bring the IPO of LIC. Estimated 1,75,000 crore as a recipient from disinvestment in budget estimate 2021-2022। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए पहला पॉइंट है, प्रपोजेस टू टेक अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 5 यहाँ नहीं है, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है LIC का, उसको भी प्रपोज किया गया है। बजट में बजट के सेशन में इसको पार्लियामेंट के सेशन में पास किया जाएगा। और लगभग ये है कि लगभग 1,75,000 करोड़ बाय द डिसइन्वेस्टमेंट इतना
अर्निंग हो जाएगी सरकार को। डिसइन्वेस्टमेंट में जो PSUs हैं सरकार का जिसमें ओनरशिप होती है, तो उसमें खास तौर से अगर आप स्ट्रेटजिक सेल की बात करो या स्ट्रेटजिक सेल की बात करते हो, तो इसमें 51% क्या 51% तक या 51% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो सेल किए जा सकते हैं। तो इसमें ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेटजिक सेक्टर्स होते हैं जो कि सरकार के लिए भी रिजर्व किए जाते हैं, वो लगभग 4 ऐसे एरियाज अभी सरकार के लिए रिजर्व किए गए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज हम लोग 11 AM को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब पहले हम लोग वीकली अनअकैडमी के अंदर वीकली जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपका रहेगा, और अनअकैडमी के अंदर उसके जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIV इफ़ नीडेड। और अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द कंसेप्ट चैनल को आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।